Hello, my lovely students out there. This is ARK representing Arcanine. Dear CS professional students, याद रखिएगा चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है. ऑफ कोर्स हमने आपने देख ही लिया है. मैं आगे बात करने वाला हूं टेक्स्ट एस्पेक्ट्स फॉर डीमर्जर. सिंपल सा टॉपिक है, याद रखिएगा 30 मिनट्स में कंप्लीट कर दूंगा. ध्यान से सुनना, याद भी करा देंगे, ठीक है. और हाँ, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जिन स्टूडेंट्स ने इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा भाई देख लेना, ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है. तभी हेल्पफुल होगा जब पहले वाला पार्ट देख लोगे, मतलब टेक्स्ट एस्पेक्ट्स फॉर अमलगमेशन. ऑलराइट, अब यहां अगर हम बात करें, ध्यान सुनते हैं ना, जो लोग कंटिन्यू क्लास अटेंड कर रहे हैं ना उनके लिए कह रहा हूं. बाकी लोग जो कंटिन्यू नहीं कर रहा है उनके लिए कोई चिंता नहीं है, कोई फर्क भी नहीं है. क्यों? क्योंकि भाई तुम देख ही नहीं गए तो फिर फायदा क्या बताने का. अब ध्यान से देखो, यहां पर डीमर्जर को देखो, डीमर्जर पहले सेटिस्फाइड करना चाहिए सेक्शन 2 सबसेक्शन 19AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961. अगर ये सेक्शन सेटिस्फाइड हो गया, इसमें 3 कंडीशन अभी ध्यान रखेंगे, पहले ध्यान सुनना. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो फिर टैक्स कंसेशंस, जी हाँ, टैक्स कंसेशंस और डिडक्शन जो है वो मिलेंगी. मतलब सर बेनिफिट चाहिए ना भाई, डीमर्जर करने के बाद भी तो तुमको कंसेशंस चाहिए. तो कंसेशंस कब मिलेंगे? जब वो डीमर्जर डेफिनेशन में फिट हो रहा हो, किसके? इनकम टैक्स 1961 में. और वो सिंपल सी बात है. क्या सिंपल है? ध्यान सुनते जाओ. देखो, कहता है डीमर्जर इन रिलेशन टू अ कंपनीज मींस एनी द ट्रांसफर पैसेंजर स्कीम ऑफ अरेंजमेंट अंडर सेक्शन 231 टू 232. उम्मीद कर रहा हूं पढ़ लिया होगा, बहुत डिटेल में क्लास बता रखा है 231 232 के ऊपर. बाय अ डीमर्जर कंपनी of its one or more undertaking to any resulting company in such manner that all properties, all liabilities, पहले दो बातों पे ध्यान दो, all properties और all liabilities किसका कह रहा है? of course डीमर्ज कंपनी का. all properties और all liabilities डीमर्ज कंपनी का किसका बन जाएगा? becomes the property of the resulting company by virtue of the demerger. ऐसे ही liabilities किसका बन जाएगा? ये बहुत सिंपल सा बात है. मतलब बन जाएगा मतलब क्या कहना चाह रहे हैं सर? बनने का मतलब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? बनना चाहिए. डीमर्जर हो रहा है, जैसे हमने पहले भी समझाया, किसी कंपनी की 2 डिविजन्स हैं. मान लो ए लिमिटेड की 2 डिविजन्स हैं. एक डिवीजन जैसे हमने मॉर्निंग में एग्जांपल लिया था आईटी में, और दूसरी डिवीजन मान लीजिएगा सीमेंट. अज्यूम कर लो बहुत कंपनीज जैसी. अब ये डिवीजन क्या कर रही है? ए लिमिटेड क्या कर रही है? इसको डीमर्ज कर रही है, इसे सेपरेट कर रही है, इसे सेपरेट कर रही है. हम अज्यूम कर लेते हैं सीमेंट बिजनेस को डीमर्ज करा गया है और ये रिजल्टिंग कंपनी हमारी बनके आ रही है यहाँ पर सामने एक दूसरी. अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, एक बार के लिए डेटा के लिए हमारी रिजल्टिंग कंपनी जो है वो सीमेंट बिजनेस लेके आ रही है. अब यहाँ पर क्या कह रहा है, ये इंपॉर्टेंट चीज समझना पहले. जो सीमेंट से रिलेटेड, जी हाँ, इस डिवीजन से रिलेटेड जो भी इसकी लायबिलिटीज हैं प्लस जितनी भी इसकी प्रॉपर्टीज हैं, तो ऑल लायबिलिटीज एंड ऑल प्रॉपर्टीज. अब ये ऑल लायबिलिटीज और ऑल प्रॉपर्टीज का मतलब समझना ध्यान से. जो यहां पर इसके बुक वैल्यू में की जो इसकी बुक वैल्यू है, मतलब ऑल लायबिलिटीज और ऑल प्रॉपर्टीज की जो बुक वैल्यू है एज इट इज भैया ट्रांसफर कर देना रिजल्टिंग कंपनी को, मतलब बन जाएगा जी. तो जैसे ही वो बन जाएगा ऑल प्रॉपर्टीज ऑल लायबिलिटीज ऑफ डीमर्ज कंपनी, जो कि पहले डीमर्ज से पहले डीमर्ज कंपनी के पास थी, बिकम्स द ऑल लायबिलिटीज एंड ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ रिजल्टिंग कंपनी. किस वैल्यू पर भैया? बुक वैल्यू पर. बुक वैल्यू पर नहीं कर रहे हैं तो भैया ये बेनिफिट भी नहीं मिलेगा इनकम टैक्स का, जो बेनिफिट तुमको दिलवाने वाले हैं. बात पकड़ में आ रहा है? कंसेशन चाहिए सर? हाँ चाहिए. तो कंसेशन कैसे मिलेगा? जब ये सेटिस्फेक्शन दे रहे होगे तुम किसको? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. चेक भाई, हमने सेक्शन 2 सेक्शन 19AA सेटिस्फाइड कर दिया है, ठीक है. अब देखो यहाँ पे थर्ड क्या कहता है? प्रॉपर्टीज एंड लायबिलिटीज अंडरटेकिंग और अंडरटेकिंग्स बीइंग ट्रांसफर्ड बाय द डीमर्जर कंपनी ट्रांसफर एट द वैल्यू अपीयरिंग द बुक ऑफ अकाउंट्स इमीडिएटली बिफोर द. मतलब कुछ अगर चेंजेस आ गए ना, चेंजेस पे फिर कंसीडर नहीं करेंगे. अब देखो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो कवर कर रहा हूँ, फटाफट सुनते जाना. देखो 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 देखो, कहता है रिजल्टिंग कंपनी इश्यूज इन कंसिडरेशन ऑफ द डीमर्जर इट शेयर्स टू द शेयरहोल्डर्स ऑफ डीमर्जर कंपनी in proportionate basis except where the resulting company itself is the shareholders of the demerged company. बोला उसको नहीं रहे, बात समझो क्या समझाते हैं, देखो ध्यान सुनना. अब यहां जो हम लोग सेक्शन 2 19AA की बात कर रहे हैं ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, इसमें पहली 3 कंडीशन क्लियर होगी मेरे बच्चों लोगों को. पहला ऑल प्रॉपर्टीज ऑल लायबिलिटीज. कैसे? एट द बुक वैल्यू. कहां बुक वैल्यू कर देख रहे हैं सर? बुक वैल्यू कहां कर रहा है? अपीयरिंग द बुक ऑफ अकाउंट्स. ऑलराइट, ठीक है सर. फिर कंडीशन नंबर 4 क्या कह रहा है? कंसिडरेशन देना पड़ेगा. रे कंसिडरेशन किसको देगा? रिजल्टिंग कंपनी देगा इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स. रिजल्टिंग कंपनी देगा इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स. क्या कह रहा है? इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स. किसको? शेयर होल्डर्स ऑफ डीमर्जर कंपनी ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस. ऑफ कोर्स जितनी जिसकी होल्डिंग उसके अकॉर्डिंग ही दिया जाएगा. ये बात सिंपल है, प्रोपोर्शनेट बेसिस पे.
कह रहे लेकिन उससे काउंटर नहीं करेंगे कि रिजल्टिंग कंपनी ने पहले से लेके बैठी है शेयर्स किसका, डीमर्ज कंपनी का, वो नहीं कह रहे हैं। कहते हैं एक्सेप्ट वेयर रिजल्टिंग कंपनी इटसेल्फ इज अ शेयर होल्डर ऑफ डीमर्ज कंपनी। तो अपने आप को नहीं बांटना है, समझ में आ रहा है, सिर्फ किसको देखना है, डीमर्ज शेयर होल्डर्स को। और पता लगा रिजल्टिंग कंपनी कह रही है मैं भी तो शेयर होल्डर हूं भाई, तेरे को नहीं मिलेगा, बात पकड़ में आ रहा है। चलिए फिर कहता है दूसरी इंपॉर्टेंट बात हमने पहले भी सीखा हुआ, 3/4 इन वैल्यू भैया शेयर होल्डर बनना पड़ेगा। मतलब सर डीमर्ज कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं कितना, नॉट लेस देन 3/4 in value becomes the shareholder of resulting company. Shareholder holding not less than 3/4 in value of the shares of in the demerged company become the shareholder of the resulting company or companies by virtue of the demerger. तुमने थोड़ा सा अगर ध्यान से पहले वाला क्लास पढ़ा होगा अमलगमेशन का, तुम्हारे लिए क्रिस्टल क्लियर है टॉपिक है। ऑलराइट चलो कोई नहीं, अब ध्यान दे लो फटाफट से। तो यहाँ पर अपना मॉड्यूल में बेटा हाईलाइट करो ना बड़ा बड़ा, कौन लिखेगा 3/4 in value, ये हाईलाइट कर दो, बड़ा बड़ा लिख दो। रिवीजन के टाइम पे बहुत काम आएगा, समझो रिवीजन जब तुम लोगे तो तुम्हारे लिए बहुत क्विकली रिवाइज होगा इससे। आगे देखते हैं, देखो अच्छा ये बात हम पहले भी डिस्कस करते कहते अदरवाइज देन एज अ रिजल्ट ऑफ एक्विजिशन, भैया एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी नहीं जी वो नहीं चलेगा, या एसेट्स। अब एक बात पहली सुन लेना मेरी, नहीं समझ लो फटाफट से, अगर कोई इंडिविजुअल एसेट्स इंडिविजुअल लायबिलिटीज या इनकी कॉम्बिनेशन से ट्रांसफर किया जा रहा है जो पर्टिकुलर कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, उसे यहाँ डीमर्जर नहीं माना जाएगा। जैसे मान लीजिएगा यहाँ पर दो बिजनेस थे लिमिटेड के, आईटी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का और सीमेंट का। अब सीमेंट के बिजनेस में से इन्होंने भाई साहब ने क्या करा, सीमेंट के बिजनेस में से एसेट्स में से मान लो एक एसेट्स ले ली, एक मशीन ले लिया और इस मशीन के ऊपर चलने वाले लोन को एज ए लायबिलिटी यहाँ पर ले लिया, और भाई साहब ने इनकी कॉम्बिनेशन मिलाकर या दोनों में से कोई एक चीज करके एक रिजल्टिंग कंपनी क्रिएट कर दी। और फिर यहाँ पे हल्ला मचा रहे हैं डीमर्जर डीमर्जर। भाई डीमर्जर नहीं है ये डेफिनेशन सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। सर इसके लिए क्या होना चाहिए कि जो भी एसेट्स हैं या लायबिलिटीज हैं, एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैं, उनकी कॉम्बिनेशन जो भी आ रही है वो कोई पर्टिकुलर बिजनेस एक्टिविटी हो, उनकी कॉम्बिनेशन से क्या बन रही हो, कोई बिजनेस एक्टिविटी। जैसे यहाँ सीमेंट का बिजनेस एक्टिविटी बन गया, याद रहेगा। तो ऐसे इंडिविजुअल एसेट्स इंडिविजुअल लायबिलिटीज कॉम्बिनेशन से आप अगर ट्रांसफर कर रहे हो तो वो डीमर्जर नहीं माना जाएगा, याद रहेगा। ये याद रखो, छोटे छोटे बहुत हैं, ये याद रखो, एग्जाम में ना क्विकली रिकॉल होता है। फिर चलो आगे देखते हैं। ट्रांसफर एंड टेकिंग से गोइंग कंसर्न, ये सिंपल सी बात है, गोइंग कंसर्न होना जरूरी है, ठीक है। फिर कहता है डीमर्जर इन अकॉर्डेंस विद कंडीशंस प्रेजेंट सबसेक्शन 5 एंड 72A ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन दिस। अब 72A आई होप तुम्हें याद होगा। 72A मैंने सुबह वाला क्लास में, मतलब पहले वाला क्लास में ना पहले बता दिया है। जिसने नहीं देखा है क्लास को देखो और अपना भविष्य बनाओ। इससे पहले वाली क्लास में इसका पोस्टमार्टम करके बता रखा है पहले से ही, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं तुमने देख लिया होगा, इसलिए कह रहा हूं ये क्लास छोटा है। छोटा क्यों है, मतलब इन द सेंस कि हम लोग उसे कंटिन्यू कर रहे हैं, तो ये बात मैं पहले ही कर चुका हूं। अब मैं डिटेल में वापस थोड़ा जाएंगे बेटा इसमें, ठीक है। चलिए तो ये कंडीशन समझ में आया अभी और चलते चलेंगे, रुक से जाओ। एक मैं तुमको इंपॉर्टेंट चीज पहले नोट करवा दूं, चलो कोई नहीं आगे करवाएंगे। आई होप पहले ये बात मेरे समझ में आ गया होगा। ऑल प्रॉपर्टीज ऑल लायबिलिटीज, ठीक है जी, बन गया तुम्हारा। रिलेटेबल याद रखना, रिलेटेबल जो उससे पर्टिकुलर बिलोंग करती है, उस डिवीजन से या उस यूनिट से या उस अंडरटेकिंग से जो रिलेट करती है, ठीक है सर। कैसे करेंगे, एट अ वैल्यू, कौन सा बुक ऑफ अकाउंट्स में शो कर रही है, ठीक है सर। रिजल्टिंग कंपनी, भाई तेरे को कंसिडरेशन देना पड़ेगा डीमर्ज कंपनी के शेयर होल्डर्स को इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स दे देंगे, अपने आप को मत बांट दियो, मतलब रिजल्टिंग कंपनी अपने आप को नहीं देगा। और जी जो शेयर होल्डर्स है 3/4 इन वैल्यू, नॉट लेस देन 3/4 इन वैल्यू ऑफ डीमर्जर कंपनी, डीमर्ज कंपनी बिकम द शेयर होल्डर ऑफ रिजल्टिंग कंपनी। गोइंग कंसर्न होगा जरूरी है। ऑलराइट 72A आपको सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे कह रहा है लायबिलिटी अराइजेस आउट ऑफ द एक्टिविटीज ऑपरेशन और अंडरटेकिंग, मतलब जैसे एग्जांपल में हमने कहा सीमेंट, तो सीमेंट से ही रिलेटेड जो लायबिलिटीज होंगी उन्हें कंसीडर करेंगे। सर एक और प्रॉब्लम आ जाएगा, अगर कोई ऐसा लोन चल रहा है जो आईटी में भी चल रहा है और सीमेंट में चल रहा है, मतलब कोई जर्नल है या मल्टीपल बोरोइंग्स हैं जिसके अंदर आईटी भी कंसर्न है और सीमेंट भी है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, प्रोपोर्शनेट बेसिस पे लेंगे जी, अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ द एसेट्स। देखो स्पेसिफिक लोन्स एंड बोरोइंग्स रेज इन इंकर्ड और यूटिलाइज्ड सोली फॉर द एक्टिविटीज और ऑपरेशंस ऑफ अंडरटेकिंग। जैसे सीमेंट बिजनेस के लिए हम कर रहे थे ना, तो उसके वही कवर किया जाएगा, एसेट्स ली जाएगी, कंसीडर की जाएगी लायबिलिटीज। अब जैसे सी जो है ये कहता है, देखो कहता है जी अमाउंट ऑफ जर्नल और मल्टीपर्पज बोरोइंग्स if any demerged company as stand in the same proportion which the value of the assets transferred in demerged bears to the total value of the assets of the such demerged company immediately before the, मतलब proportion basis पे कैसे देखेंगे, according to the transfer of assets कितना था, दोनों में ही फिर बांटी जाएगी। अब देखो मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूँ,
अभी तुम्हारा सब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट न्यूमेरिकल नहीं है इसके अंदर, नहीं तो ये अच्छा खासा कैलकुलेशन बनता है यहाँ पर, ठीक है। बट अभी मैं कह रहा हूँ सिर्फ आप इतना ही ध्यान रखें, वही सफिशिएंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एनी चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स कॉन्सिक्वेंट टू दियर रिवैल्यूएशन शैल बी इग्नोर्ड। हाँ, अगर क्या करा रिवैल्यू किया एसेट्स का, वो नहीं किया जाएगा। देखो कह रहा है एनी चेंज इन द वैल्यू ऑफ द एसेट्स कॉन्सिक्वेंट टू दियर रिवैल्यूएशन शैल बी इग्नोर्ड। मतलब रिवैल्यू क्यों कर रहे हैं सर, अगर ट्रांसफर कर रहे हैं तब कह रहा है दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड। ऑलराइट, मैं इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पहले कवर कर रहा हूं यहां पर, ध्यान रखिएगा। एक और सुनिएगा, कहता है रिकंस्ट्रक्शन और स्प्लिटिंग अप ऑफ अ कंपनी विच सीजेस टू बी अ पब्लिक सेक्टर कंपनी। मतलब पहले वो पब्लिक सेक्टर कंपनी था, अभी वो पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं रहा। रिकंस्ट्रक्शन या स्प्लिट करने के बाद से, स्प्लिट किया एज अ रिजल्ट of transfer of its shares by central government into a separate companies shall be deemed to be demerger। ये इंपॉर्टेंट बात याद रखना, उसे डीमर्जर मानेंगे। डीमर्जर मानेंगे क्या कह रहे हैं, कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, स्प्लिट हुआ, अलग हुआ, ठीक है, और वो पब्लिक सेक्टर कंटिन्यू नहीं रहा, ठीक है सर। अब उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे कह रहा है एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इनटू सेपरेट कंपनीज। मतलब सर ध्यान सुनना, पब्लिक सेक्टर कंपनी बाय तेरे शेयर्स ए लिमिटेड को ट्रांसफर कर दिए गए एज अ रिजल्टिंग कंपनी, ठीक है। किसने किया है ये ट्रांसफर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ सेक्टर, पब्लिक सेक्टर कंपनी बोल रहे हैं इसलिए। तो यहाँ पर उसको हम क्या मान रहे हैं, यहाँ पर डीमर्जर की तरह ट्रीट कर रहे हैं। इफ सच रिकंस्ट्रक्शन स्प्लिटिंग अप हैज बीन मेड टू द गिवन इफेक्ट टू एनी कंडीशन अटैच्ड टू द सेट ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड आल्सो फुलफिल द अदर कंडीशन एज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट। ऑफ कोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे एक्शन ले सकता है, आप जानते ही हैं, इन द बेनिफिट ऑफ द यू नो व्हाट पब्लिक इंटरेस्ट दे कैन टेक द एक्शंस। आओ देखो यहाँ पर आओ, इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं फटाफट से। इफ एनी डीमर्जर टेक प्लेस विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 2। अब ये देखो सेक्शन 2 सेक्शन 19A की अगर बात करें, मतलब ये कंडीशन अगर सेटिस्फाइड कर लिया आपने ना, तो फिर क्या मिलेगा, कंसेशन। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना इन बातों का। क्या कंसेशन किसको मिलेगा, डीमर्ज कंपनी को, शेयर और डीमर्ज कंपनी को, रिजल्टिंग कंपनी को। ऑलराइट सर, अब जैसे यहाँ पर टैक्स कंसेशन के अंदर ये सारे के सारे कंसेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड हमने कहाँ डिस्कस किया हुआ है, अमलगमेशन में। तुम एक बार इसलिए कह रहे हैं, चाहे वो देखो यहाँ पे बता दें फटाफट से एक बार, फिर अपना आप रिवाइज करना। पहले में कह रहा है कैपिटल एसेट्स, क्या कह रहा है, वेयर एनी ट्रांसफर ऑफ एनी कैपिटल एसेट्स इन द केस ऑफ डीमर्जर बाय डीमर्ज कंपनी टू रिजल्टिंग कंपनी and will not be regarded as transfer for the purpose of the capital gain provided resulting company is an Indian company। अगर कोई फॉरेन कंपनी भी यहाँ पर डीमर्ज कंपनी कौन सी है, फॉरेन कंपनी, और रिजल्टिंग कंपनी फॉरेन कंपनी है, पर डीमर्ज कंपनी के पास में इंडियन कंपनी का शेयर है जो कि ट्रांसफर किए जा रहे हैं, तब भी ये ट्रैक नहीं होगा, प्रोवाइडेड दो कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। एक तो नॉट लेस देन 3/4, अमलगमेशन में कितना बताया था 25%, इसमें कितना बोल रहे हैं 3/4, ये रहना चाहिए उसके बाद भी कंटिन्यू रखेगा। मतलब डिमर्ज कंपनी, डिमर्ज कंपनी इतना रिजल्टिंग कंपनी में तुमको रखना पड़ेगा। देखो शेयर ऑफ होल्डिंग नॉट लेस देन 3/4 इन वैल्यू ऑफ द शेयर ऑफ डिमर्ज कंपनी फॉरेन कंपनी कंटिन्यूज टू बी रिमेन शेयर इन रिजल्टिंग फॉरेन कंपनी। अमलगमेशन वाला जिसने ढंग से पढ़ा है ना, उसके लिए तो ये क्रिस्टल क्लियर है सारी चीजें। और भाई तेरी कंट्री में डिमर्ज कंपनी, देखो तेरे कंट्री के अंदर कैपिटल गेन अट्रैक्ट ना होता हो, ये भी देख लियो, ठीक है। तो सेम यही चीजें हैं जो हमने अमलगमेशन में डिस्कस किया है, इसलिए यहाँ पर नोट डाल देना अपने लिए, सेम एज इन केस ऑफ अमलगमेशन, ताकि क्विकली रिवाइज कर सको। बट प्रोवाइडेड एक बात का ध्यान रखना, नॉट लेस देन 3/4 लिख देना भाई, यहाँ पर वहां 25% पढ़े हम लोग। बस एक छोटी सी बात अलग से जहां पर आती है उसका ध्यान रखेंगे हम। अगर ये शिपिंग बिजनेस में है, देखो रिजर्व फॉर शिपिंग बिजनेस वेयर अ शिप इज एक्वायर्ड आउट ऑफ द रिजर्व्स इज ट्रांसफर्ड, आउट ऑफ द रिजर्व्स इज ट्रांसफर्ड, ठीक है सर। एंड केस ऑफ अ डीमर्जर even within the period of 8 years of acquisition there will be no deemed profit to the demerged company। मतलब उधर भी कैपिटल वेट नहीं करा जा रहा है। अब टैक्स कंसेशन टू द शेयर होल्डर्स, फटाफट आओ देखो, ये भी एज इट इज ट्रीटमेंट जैसा हमने अमलगमेशन में किया था। कहता है एनी ट्रांसफर इश्यू ऑफ शेयर्स बाय रिजल्टिंग कंपनी इन द स्कीम ऑफ डीमर्जर टू शेयर होल्डर्स ऑफ डीमर्ज कंपनी shall not be regarded as transfer if transfer or issue is made consideration of demerger provided वो consideration है, समझे ना, demerger की consideration है। resulting company क्या कर रहा है, जो demerge हुआ है यहाँ पर, जो उसको you know इसका बदले consideration पे करेगा ना रे, तो consideration जो पे किया जा रहा है वो in the form of shares है, बात याद रहेगा। अब वो in the form of shares in the hand of shareholder of demerge company, याद रहेगा। कह रहा जी नहीं लगेगा, चिंता मत करो, लेकिन
ध्यान से रखना है इंपॉर्टेंट बात। इन केस ऑफ अ डीमर्जर, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑफ डीमर्ज कंपनी विल होल्ड आफ्टर द डीमर्जर शेयर्स इन द रिजल्टिंग कंपनी एंड शेयर्स द डीमर्ज कंपनी, ठीक है। एंड इन केस द शेयर होल्डर ट्रांसफर एनी ऑफ अबव शेयर्स सब्सिक्वेंट द डीमर्जर, मतलब आपको जब मिला ना वो शेयर्स डीमर्ज कंपनी के शेयर होल्डर्स को रिजल्टिंग कंपनी ने एज अ कंसिडरेशन जब शेयर्स दिया, तब वो लायबिलिटी नहीं अराइज हो रही आपकी, आपको टैक्स नहीं पे करना, चिंता ना कीजिएगा। लेकिन उसके बाद डीमर्जर हो गया, उसके बाद भैया कर रहे हो, तब तो लायबिलिटी बनेगा रे। सेम अमल कमीशन में ट्रीटमेंट सिखा है। सब्सिक्वेंट डीमर्जर द कॉस्ट ऑफ सच शेयर शेल बी कैलकुलेटेड एज अंडर। अब जैसे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या रहेगा, तो उसका वैल्यू देखेंगे हम लोग कि होल्डिंग पहले पीरियड कितना था उसका, कितने पे उसने होल्डिंग पहले किया हुआ था, उसको रिजल्टिंग के बाद कितना शेयर्स मिला है, उसका डिफरेंसेस, ठीक है। ऑलराइट, सेम ट्रीटमेंट चलेंगे यहाँ पे भी। पहले मैं तुमको एक और चीज बता दूं, फिर उसके बाद वापस आता हूं। देखो अब यहाँ पे टैक्स कंसेशन है, ये कंसेशन एज इट इज रहेंगे। जैसे डीमर्ज कंपनी ने भाई लाइसेंस लिया हुआ था, समझो डीमर्जर जो हुआ है कंपनी का, उससे पहले उसके बाद डीमर्ज कंपनी के पास में लाइसेंस था, चाहे वो लाइसेंस टेलीकम्युनिकेशन का था, स्पेक्ट्रम का था, या अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस थे। बात समझ में आ रहा है? सेम एमएल कमीशन ने किया था। बहुत इजी चैप्टर, तुम ध्यान दो थोड़ा सा, है ना। वो एज इट इज ही माने जाएंगे किसके, रिजल्टिंग कंपनी के, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं मान जाएगा। जो एक्सपेंडिचर वो कैरी कर रही थी डीमर्ज कंपनी, चाहे वो लाइसेंसिंग के एस्पेक्ट्स के प्रोविजंस थे, या स्पेक्ट्रम के लिए आपने जो एक्सपेंडिचर्स थे, या फिर हम बात करें कोई भी अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस थे, वो एज इट इज कैरी कर ली जाएंगे। याद रहेगा, यहाँ भी नोट डालना एक बड़ा सा, सेम एज इन केस ऑफ अमलगमेशन, ताकि आपके एग्जाम के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहे याद करते वक्त। अब जरा बैड डेट्स का ट्रीटमेंट सीख लेते हैं एक बार, ये ध्यान से समझ लेते हैं। आओ ध्यान समझेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, छोटा सा इंपॉर्टेंट मतलब प्रॉपर समझो। आओ अब कह रहा है वेयर ड्यू टू डीमर्जर द debts of the demerged company have been taken over by the resulting company and subsequently by such that a part of that becomes a bad। मतलब अभी हमको ये पता है कि जो डेट्स थे वो हमने क्या किया, एज अ स्कीम ऑफ डीमर्जर रिजल्टिंग कंपनी ने टेक ओवर कर लिए। अगर उससे रिलेटेबल थे तो ठीक है, बिजनेस एक्टिविटी से रिलेट करते थे, तो वो डेट्स ने टेक ओवर कर लिए। अब लेकिन कॉन्सिक्वेंटली क्या हुआ, सब्सिक्वेंटली क्या हुआ, यहाँ पे वो बन गए बैड डेट्स ऑफ। अब इनका डिडक्शन मिलेगा, हाँ जी मिलेगा। देखो सच बैड डेट्स विल बी अलाउड एज अ डिडक्शन टू द रिजल्टिंग कंपनी। अभी रुकना, आगे और इंपॉर्टेंट बातें हैं। ट्रीटमेंट क्या हुआ, देखो कहता है shall be allowed in respect of us matters dealt with therein। मतलब पहली बात क्या कह रहे हैं, जिस एक्टिविटी से बिलोंग करता है वो बैड डेट्स। पहली बात जो आपने जैसे सीमेंट बिजनेस ट्रांसफर किया था, वो सीमेंट बिजनेस का ही था वो, तो पहली बात ये चेकनी होगी कि जो बैड डेट्स है वो किससे आ रहा होगा, उस पर्टिकुलर बिजनेस एक्टिविटी से आ रहा हो। जैसे हमने अभी एग्जाम्पल ले रखा है, एग्जाम्पल क्या ले रखा है, सीमेंट का, सीमेंट बिजनेस ट्रांसफर किया गया है, तो वो बैड डेट्स भी सीमेंट बिजनेस से रिलेट करता हो। दूसरी बात, अमाउंट ऑफ एनी बैड डेट्स और पार्ट डे ऑफ विच इज रिटन ऑफ एज इररिकवरेबल, मतलब इररिकवरेबल मतलब ये रिकवर नहीं होना है, इन द अकाउंट्स ऑफ एसएससी फॉर द प्रीवियस ईयर शैल बी अलाउड एज डिडक्शन। ठीक है जी, प्रीवियस में जो लिखे थे एसएससी के, एसएससी यहाँ पर अगर मान लीजिएगा फॉर एग्जांपल हमारा पहले कौन था, डीमर्ज कंपनी था, उसका अकाउंट्स में लिखा था, अब बैड डेट्स मतलब वो अभी ऑफ कोर्स वो डेट्स जो थे वो ट्रांसफर हो गए, वो बन गए बैड। बैड का मतलब वो प्रीवियस ईयर में एसएससी के में शो कर रहे थे, अब वो किसके में आएंगे, रिजल्टिंग कंपनी के अकाउंट्स में शो करेंगे। The amount of deduction resulting to the such that or part thereof shall be limited to the amount, याद रखना, by which that or part thereof exceeds the credit balance in provision of for bad and doubtful debts accounts made under this debt clause। आप जानते हैं ना कंपनी जनरली क्या बनाता है अपने लिए बैड डेट्स एक बैड एंड डाउटफुल डेट्स का प्रोविजन बनाता है। अगर कह रहा है वो एक्सीड्स कर रहा है, क्रेडिट बैलेंस से ज्यादा कर रहा है, तभी ये बेनिफिट मिलेगा, उसी के ही आप डिडक्शन ले सकते हैं। पहले से प्रोविजन बना के बैठे हो तो उस प्रोविजन का बेनिफिट जाके मत ले लेना, नहीं तो फिर तो कहेगा ले जी हर एक चीज बैड डेट से सर, ये हमने पहले से बना के बैठे। नहीं, प्रोविजन के क्रेडिट अमाउंट से ज्यादा होता है, ठीक है। Where the amount of such debts or part thereof has been taken into account in computing the income of the SSC the previous year in which the amount of that debts or part thereof becomes irrevocable, yeah, earlier previous year on the basis of income computation disclosure standard notified in section 1.5 subsection 2 without recording the same in the accounts, then the such debts part thereof shall be allowed in the previous year in which the debts or part thereof becomes irrevocable। जिस साल में जैसे previous year में irrevocable था, रिकवरी नहीं हो सकता है, उस साल के लिए ही वो ट्रीट करेंगे हम लोग क्या फर्दर। जैसे मान लीजिएगा ज्यूम कीजिएगा 2021 में हमको पता लगा ये क्या हो गया हमारा बैड डेट से, ठीक है। तो जब हम असेसमेंट किए, ठीक है,
बोल लीजिएगा 21 और 22 के लिए, तब आप इसको यहाँ कंसिडर करेंगे। एंड इट शैल बी डीम टू बी दैट बैड और पार्ट ऑफ हैव बीन रिटन ऑफ एज रिकवरेबल इन द अकाउंट्स फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज। याद रहेगी सिंपल बात सर, मतलब बैड डेट्स का ट्रीटमेंट क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। ऑलराइट, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंडिचर्स ये पहले सीख लिया था, कितना कह रहे हैं 1/5 फॉर 5 years, लिख दीजिएगा बड़ा बड़ा ताकि इजी रहेगा। 72A ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है अमल कमीशन में, इससे पहले वाला क्लास के अंदर। डिडक्शन आइए फटाफट से भी सीख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट डिडक्शन है। डिडक्शन अवेलेबल अंडर 80, अब इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस को कैरी कर रही है उन्हें भैया सेक्शन 80IA सबसेक्शन 12 के अंदर जो डिडक्शन दी गई थी, जो भी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, वो डिडक्शन आप याद रखिएगा जो रिजल्टिंग कंपनी होगी या अमल गवर्नमेंटेड कंपनी होगी उसको भी मिल जाएगी। अब देखो ध्यान से सुनो, कहता है वेयर एनी अंडरटेकिंग, इंपॉर्टेंट बात है, इंडियन कंपनी इज एंटाइटल्ड टू डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन ट्रांसफर्ड बिफोर द एक्सपायरी पीरियड स्पेसिफाइड इन दिस सेक्शन, मतलब डिडक्शन का जो पीरियड आपको रेफर किया हुआ उससे पहले टू अनदर इंडियन कंपनी द स्कीम ऑफ यू नो व्हाट, किस में जा रही है वो डीमर्जर या अमलगमेशन में, किसके लिए कह रहे हैं स्पेसिफिकली, रिडक्शन इन प्रोस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग और एंटरप्राइजेस एंगेज इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एंगेज इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बोलो एंगेज इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अगर कोई इंटरप्राइज या कंपनी अपने प्रॉफिट्स और गेन्स के लिए, क्योंकि भैया देश में विकास करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर को कुछ डिडक्शन दी जाएगी प्रॉफिट एंड गेन्स के अंदर, वो डिडक्शन अब सर वो मान लीजिएगा वो कंपनी अमल कमीशन में चला गया या डीमर्जर में चला गया, तो क्या वो डिडक्शन खत्म हो जाएगा? आंसर इज नो, प्रोवाइडेड वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड जो आपको दे रखा थी डिडक्शन फर्स्ट से 5 ईयर तो कंटिन्यू आपका पीरियड अवेलेबल होना चाहिए 5 ईयर का। कहता है नो रिडक्शन शैल बी एडमिसिबल अंडर सेक्शन टू द अमलगमेटिंग और डीमर्ज कंपनी, ऑफ कोर्स उसको नहीं कंटिन्यू रहेगा फिर वो। द प्रीवियस ईयर इन विच द अमलगमेशन और डीमर्जर टेक प्लेस एंड द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन as far as may be applied to amalgamated or resulting company as they would have applied to the amalgamating or demerged company if the amalgamation or demerger have not taken place, मतलब उसको किसके फेवर में चला जाएगा वो, अमलगमेटेड या फिर रिजल्टिंग कंपनी के फेवर में। ऑलराइट सर, लेकिन एक मजे की बात याद रखना, कह रहा है जी ये सब ये जो रिडक्शन मिल रहा था ना कब तक का है, कह रहा है जी अगर ये कब हुआ है आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 2007 तो फिर ये रिडक्शन अवेलेबल नहीं है। नथिंग कंटेन सेक्शन 12 ATC शैल अप्लाई टू एंटरप्राइज अंडरटेकिंग जिसमें अमलगमेशन डीमर्जर 1 अप्रैल, अभी एग्जाम में पूछा तो ध्यान रखना इस बात का। ऐसे ही नेक्स्ट वन है, ये कहता है इन अदर देन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जैसे हाउसिंग डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स जो हैं लिख लीजिएगा साइड में, हाउसिंग डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स सेम उनमें भी अवेलेबल है, याद रहेगा। ठीक है, ये लेसन याद रखिएगा, ये वाला पार्ट में स्पीड से इसलिए करा रहा हूं क्योंकि अमलगमेशन वाला क्लास जिन्होंने देखा है, नहीं देखा तो देख लो भाई, इसका आई बटन में लिंक दे दूंगा ऊपर, जाके क्लिक कर लेना, मिल जाएगा क्लास, पहले वो देख लेना फिर ये देखना, ये फटाफट हो जाएगा। अच्छा खासा हमारा 5-7 नंबर का क्वेश्चन रेडी हो रहा है, ठीक है। डीम डिविडेंड आ सकता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है भाई। डीम डिविडेंड का मतलब क्या है, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर सेक्शन 22 क्लॉज ई कहता है कि भाई अगर मान लीजिए कंपनी एडवांसेस या लोन अपने शेयर होल्डर को या अपना, अच्छा शेयर होल्डर कोई आम शेयर होल्डर नहीं, जो कहीं ना कहीं ऐसा शेयर होल्डर जो बेनिफिशियल ओनर है और वो कंपनी के अंदर नॉट लेस देन 10% होल्डिंग रखता है, या किसी फर्म को कंपनी क्या दे रही है, एडवांसेस या लोन दे रही है, और उसके अंदर वो शेयर होल्डर उस फर्म में या उस कंपनी में या तो वो शेयर होल्डर है या फिर वो, सर समझ में नहीं आ रहा आओ समझते हैं। देखो पहले तो लैंग्वेज से समझते हैं, फिर मैं तुमको एग्जांपल देता हूं। देखो क्या कहता है, टर्म डिविडेंड एज एनी पेमेंट बाय अ कंपनी नॉट बीइंग अ कंपनी इन विच पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड। बोला पब्लिकली, अगर पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड है तो फिर उस कंपनी को हम क्या नहीं मानेंगे, यहाँ पर डीम डिविडेंड की तरह ट्रीटमेंट नहीं देंगे।
तो डीम डिविडेंड कह किस चीज को रहे हैं, वो कह रहा है कि अगर किसी भी तरह का पेमेंट किया गया है ऑफ एनी सम बाय वे ऑफ एडवांस और लोन, कह रहा है एनी सम ऑफ मतलब एडवांस या लोन, एडवांस या लोन डीम डिविडेंड माना जा रहा है। फिर सुनना, कह रहा है डीम डिविडेंड किसे को कह रहे हैं, कोई भी पेमेंट, एनी पेमेंट बाय द कंपनी ऑफ एनी सम बाय वे ऑफ एडवांस और लोन। किसको पहला बोलता है, ध्यान से याद रखना, टू अ शेयर होल्डर बीइंग अ पर्सन इन द बेनिफिशियल ऑनर ऑफ द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी के अंदर वो क्या है, बेनिफिशियल ऑनर, एंड नॉट बीइंग अ शेयर्स एंटाइटल्ड टू अ फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड वेदर विद और विदाउट अ राइट टू पार्टिसिपेट इन अ प्रॉफिट। नॉट बीइंग शेयर एंटाइटल्ड टू फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड, वो नहीं यहाँ पे काउंट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब अगर देखा जाए तो हम यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, ये प्रेफरेंस शेयर वाला पर्दा नहीं होना चाहिए, ठीक है। होल्डिंग नॉट लेस देन 10% ऑफ वोटिंग राइट्स, तो क्या कर रहे हैं, कंपनी पेमेंट कर रहा है जी, लेकिन वो पेमेंट कैसा है, एडवांसेस या लोन के फॉर्म में। किसको दे रहा है ये एडवांस और लोन्स, शेयर होल्डर को। वो शेयर होल्डर कौन है, बेनिफिशियल ऑनर है, वो कंपनी के अंदर नॉट लेस देन 10% वोटिंग पावर रखता है, ठीक है। या फिर ये एडवांस और लोन टू एनी कंसर्न का मतलब क्या है, यहाँ पर कोई HUF है, पार्टनरशिप फॉर्म है, एसोसिएशन पर्सन है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है। तो जो कंपनी किसी भी तरह का एडवांस या लोन किसी फर्म को, HUF को, OP को या BOI को दे रही है, इन विच सच शेयर होल्डर, मतलब ये जो कंपनी में, उस कंपनी के अंदर 10% होल्डिंग कर रहा है, वो कंपनी जो उसको यहाँ एडवांस या लोन दे रही है। तो जो कंपनी एडवांस और ये लोन दे रही है किसी कंसर्न को, उस कंसर्न के अंदर वो शेयर होल्डर, जो कि हमने देखा यहाँ पे क्लॉज ए के अंदर है, हमारे क्लॉज ए के अंदर है, ठीक है, उसको दे रहा है। वहां पर वो क्या है, शेयर होल्डर इज अ मेंबर अगर कंपनी है तो, या अ पार्टनर इन विच ही हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब कि उसको नॉट लेस देन 20% उससे इनकम आ रहा हो। ये क्राइटेरिया अगर हो रहे हैं तभी वो डीम डिविडेंड माना जाएगा। बात समझता ना, बात पकड़ में आ रहा है। पहले वाले में तो बहुत क्लियर सा है, किसी शेयर होल्डर को दे रहा है, भैया वो कंपनी का शेयर होल्डर है, वो कम से कम कितना 10% वोटिंग पावर होल्ड करता है, ठीक है सर। ये कंपनी ऐसे बंदे को, ऐसी कंसर्न को लोन दे रही है जिसके अंदर आपका जो शेयर होल्डर है, यही शेयर होल्डर या तो पार्टनर है, या वो कोई HUF है, या BOI है, या OP है, या कोई कंपनी है, तो उसके अंदर यही शेयर होल्डर मेंबर है या फिर पार्टनर है, और उसके अंदर उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब यहाँ पे क्या है कि उस HUF से, पार्टनरशिप फर्म से, AOP से या BOI से उसको कम से कम 20% इनकम आ रहा हो, तो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो गया ना उसके अंदर। फिर आगे कहता है तीसरी बात, ऑन बिहाफ or for individual benefits of any of the such holder to the extent to which company is either can possesses accumulated profits। अब यहां पर एग्जाम में जो क्वेश्चन मुझे लगती है एक्सेप्शन के फॉर्म में पूछ सकता है आपसे। तीन बात तो बहुत सिंपल सा है, एक्सेप्शंस पूछ सकता है साथ में, ये जो इंपॉर्टेंट चीज मुझे लग रहा है आपके एग्जाम के लिए। आइए सीख लेते हैं फटाफट। कह रहा जी इसे डीम डिविडेंड नहीं मानेंगे। किसको कहता है, आपने एडवांस दिया, भले ही आपने लोन दिया है, शेयर होल्डर को दिया है या किसी कंसर्न को दिया है, इन विच होल्डर्स इंटरेस्टेड भी है बाय अ कंपनी, बट वो कैसे दिया है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। मतलब कंपनी ने जो लोन और एडवांसेस दिए हैं, भैया कंपनी का तो काम ही यही है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में दिया है। वेयर द लैंडिंग ऑफ मनी इज सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंपनी। मतलब सब्सटेंशियल पार्ट का मतलब जिसमें कंपनी को मोर देन 50% इनकम इस काम से आती हो। मतलब कंपनी लैंडिंग करता है, महीने पैसा देता है, कंपनी ने लैंडिंग किया हुआ, उसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस हो गया। इस बिजनेस से उसे मोर देन 50% इनकम आती है। अब अगर मान लीजिएगा ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर एडवांस लोन्स दिए जा रहे हैं शेयर होल्डर को, या कंपनी ने मान लीजिएगा उसके कंसर्न को दिया, जो हमने ऊपर भी सीखा इसमें क्लॉज बी के अंदर, ठीक है, तो उसको हम नहीं मानेंगे डीम डिविडेंड, ठीक है सर। एनी डिविडेंड पेड बाय कंपनी विच इज सेट ऑफ बाय कंपनी अगेंस्ट द होल और इन पार्ट ऑफ एनी सम। अब जो भी एडवांस लोन्स थे उसके बदले जो देखो कंपनी ने एडवांस लोन दिए, इधर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, डिविडेंड को सेट ऑफ कर लिया गया अगेंस्ट सच एडवांस और लोन्स प्रीवियसली पेड बाय इट ट्रीटेड एज डिविडेंड। फिर उसको मैं डिविडेंड ट्रीट करेंगे भाई, समझ में आ रहा है। कंपनी ने लोन दिया तुमको, एडवांसेस दिए, इधर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, उसको सेट ऑफ कर लिया अगेंस्ट सच डिविडेंड, उसको फिर डिविडेंड ट्रीट करो, ठीक है। ऑल राइट, टू द एक्सटेंट टू विच इट इज सेट ऑफ, ठीक है सर। बाकी नहीं किया तो वो तो एज इट इज चलेगा, उसको डीम डिविडेंड मानेंगे।
एनी पेमेंट मेड बाय कंपनी ऑन परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर्स फ्रॉम अ शेयर होल्डर रिकॉर्ड्स ऑफ कोर्स बायबैक कर रही है कंपनी, उसके बदले पेमेंट दे रहा है, तो उसको भी नहीं मानेंगे डिविडेंड। एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स प्रेजेंट टू अ डीमर्जर ऑफ कोर्स बाय रिजल्टिंग कंपनी टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द, जहां पे हमने कर कंसीडरेशन पे कर रहा है। अच्छा एक बात तो कहता है वेदर और नॉट देयर इज अ रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल इन डीमर्ज कंपनी। सर डीमर्ज कंपनी में डीमर्ज समझ रहे हो ना, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल हुआ या नहीं हुआ। अब 3-4 बातें हमको याद रखनी है। पहला ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, दूसरा भाई डिविडेंड के बदले जो सम्स से वो सेटअप कर लिए गए हैं, चौथा जो पेमेंट है वो बायबैक शेयर्स के लिए करा जा रहा है तो उसको डीम डिविडेंड मानेंगे, पांचवा अगर डीमर्जर हुआ है और रिजल्टिंग कंपनी ने डीमर्ज कंपनी के शेयर होल्डर को शेयर दिया है तब भी नहीं मानेंगे उसको डीम डिविडेंड। याद रखना है भाई, छोटी सी बात है। अब यहाँ पे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का डेफिनेशन दे रखा है जो सिंपल है, बाकी का बात जो है यहाँ से हमने आपको ऊपर ही नोट करवा दिया, ये जो हमने बीच बीच में लिखवाया है। तो ये प्रोबेबल क्वेश्चन है, इसे छोड़ के नहीं जाइएगा, ठीक है। और फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो NRK9 के व्हाट्सएप पे आप मुझे अपना क्वेरी भेज सकते हैं। आई डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। क्वेरी का आंसर करने में मैक्सिमम 24 आवर्स, मतलब 24 घंटे के अंदर आपको आंसर कर देंगे, बिकॉज नंबर ऑफ वर्क होता है, प्रोफेशनल वर्क भी होता है साथ में। सो आपको डेफिनेटली मैं आंसर करूंगा 24 आवर्स के अंदर। ऑलराइट, और अपनी स्टडीज को अच्छे से करते रहिएगा, कोई टेस्ट मिस मत कीजिएगा। गुड बाय, टेक केयर।